व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास के इस पोर्शन के अंदर जो सिलेबस में आरपीएससी द्वारा जारी सेकंड यूनिट है, राष्ट्रवाद का उदय। इस सत्र के आरंभ की शुरुआत हम इस सत्र का आरंभ हम असल में एक नई संस्था इंडियन लीग के साथ कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने मतलब पूना सार्वजनिक सभा और तमाम संस्थाओं को देख लिया था। अब हमें देखना है कि भारतीय राष्ट्रवाद की चेतना के उदय में अन्य संस्थाओं का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें एक है 1875 ईस्वी की इंडियन लीग। आइएगा इसे देखते हैं। तो एक नई संस्था है अपनी इंडियन लीग। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि एक संस्था जो हम देख चुके हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। असल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का जब राष्ट्रवादियों ने ईआईसी के प्रति एक उदारवादी रुख देखा तो उससे उनमें बड़ी निराशा व्याप्त हुई। शिशिर कुमार घोष के नेतृत्व में 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग नामक संस्था का स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी थे। तो इंडियन लीग की जो स्थापना है वो है असल में 1875 ईस्वी में। एक बात। दूसरी बात, इसके संस्थापक कौन हैं? इसके संस्थापक हैं शिशिर कुमार घोष, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो हैं शंभू चंद्र मुखर्जी। अच्छा, इसकी जो स्थापना हुई है वो किस स्थान पर हुई है? 1875 ईस्वी में कलकत्ता में। सबसे बड़ी बात यह है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था, उद्देश्य से पहले यदि हम इस बात को समझने में सफल हो जाएं कि अस्तित्व में क्यों आई, क्योंकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का ईआईसी के प्रति उदार रुख था। अर्थात यह संस्था चाहती थी कि भारतीयों की मांगों को कठोरता पूर्वक मनवाने के दृष्टिकोण से ईआईसी के सामने रखें, ना कि एक खाना पूर्ति, एक रस्म अदायगी भर हो कि जी हमें रखना है। तो जब आपने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट बात यह है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का ईआईसी के प्रति उदार रुख के कारण इंडियन लीग अस्तित्व में आई थी। इंडियन लीग अस्तित्व में आई। अब आप इसी से आइडिया लगा लीजिएगा कि इंडियन लीग नामक संस्था के अस्तित्व में आने का मूल कारण क्या रहा होगा। क्लियर है? आप बहुत अच्छे से सारी बात को यहां तक का देख लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो अगली संस्था है उस तरफ आगे बढ़ते हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट है, इंडियन एसोसिएशन। और मैं समझता हूं तमाम कारणों को आप देख लीजिए, तमाम कारणों को आप समझ लीजिए। यदि हमें इस बात का अर्थ समझना है कि इंडियन कांग्रेस पहली बात अस्तित्व में क्यों आई, दूसरी बात 1885 में ही क्यों अस्तित्व में आई, क्लियर, और इसके पीछे कारण क्या थे, तो उसके लिए आपको इंडियन एसोसिएशन को समझना होगा। आइएगा नेक्स्ट अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और हमें अब जो अगली संस्था देखनी है बेहद इंपॉर्टेंट है, इंडियन एसोसिएशन। अब इस इंडियन एसोसिएशन को समझने के लिए जो मेरा आपसे एक आग्रह है, इन 3-4 बातों को समझ लीजिएगा। इस इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से आप क्या क्या समझने में सफल रहोगे। पहली बात तो कांग्रेस की स्थापना,
1885 में ही क्यों हुई? क्यों हुई? ये बहुत साधारण सी एक टीचिंग होती कि आपने तथ्यात्मक फैक्ट्स को देखा, पीपीटी के जरिए या किसी और चीज के जरिए डिलीवर कर दिया, लेकिन कथन कारण, किसी भी कथन के की गहराई में जाकर उसके मूल को पहचानना, ये टफ टास्क है अपने आप में। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही क्यों हुई? एक बात, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि कांग्रेस की स्थापना के मूल में निहितार्थ कारण क्या क्या थे, यह इसका भी जवाब आपको इंडियन एसोसिएशन से ही समझ में आएगा। क्लियर? दो बातें हो गई। आप लोग जानते हैं एक थियरी बड़े विस्तार से हमें समझाई गई है आज तक, सेफ्टी वॉल्व की। सेफ्टी वॉल्व जो थ्योरी है, जो कि लाला लाजपत राय के द्वारा दी गई थी, सुरक्षा निकासी का सिद्धांत। तो जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है, क्या वो सच है या वास्तव में वो अस्तित्व में थी? इसका जवाब भी आपको इंडियन एसोसिएशन अर्थात सुरेंद्रनाथ बनर्जी की विचारधारा से ही समझ में अच्छे से आएगा। अब आप इंडियन एसोसिएशन को पहले बहुत विस्तार से देख लीजिएगा, तो आपको तमाम बातें इंडियन एसोसिएशन, ये तीन जो बात मैंने रखी, इनके जवाब आपको बहुत सलीके से आपको यहां पे मिलेंगे। 26 जुलाई 1876 को, 26 जुलाई 1876 को, याद रखना, वही कलकत्ता में। अब आप समझ सकते हैं कि जितनी भी भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उन सब की स्थापना बंगाल में हो रही है, अर्थात कलकत्ता में हो रही है। तो यदि मैं कलकत्ता को या बंगाल को यहां पर इस रूप में भी व्यक्त कर दूं, तो मैं समझता हूं कि कुछ भी गलत नहीं होगा। यदि बंगाल को मैं, बंगाल को हम यदि भारत की बौद्धिक क्रांति, या हम कहें पुनर्जागरण चेतना का केंद्र, तो मुझे लगता है कुछ भी गलत नहीं होगा। उसकी वजह के पीछे की, इसके पीछे कारण क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना क्योंकि प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल में हुई है। क्लियर है? तो जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है ईआईसी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसकी नीतियों के पक्षधर और समर्थक और विरोधी सबसे अधिक वही पाए जाएंगे। लेकिन चूंकि ईआईसी का उद्देश्य भारत का कल्याण करना तो बिल्कुल भी नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि इसकी नीतियों का विरोध आध्यात्मिक चेतना के रूप में, राजनीतिक विरोध के रूप में, क्लियर है, सबसे अधिक कहां पे पाया जाएगा, या समाजशास्त्री धार्मिक आधार पर जो कुछ भी, बंगाल में। इसलिए बंगाल बौद्धिक क्रांति या पुनर्जागरण चेतना केंद्र रहा। कुल मिलाकर जो हम बात कर रहे थे इंडियन एसोसिएशन की, 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिवनाथ शास्त्री, कृष्ण मोहन बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा इस संस्था की स्थापना की जाती है। संस्थापक कौन कौन है, याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे नाम, शिवनाथ शास्त्री, कृष्ण मोहन बनर्जी,
कृष्ण मोहन बनर्जी एवं याद रखना आनंद मोहन बोस। अब इन सभी की अपनी अपनी, इन सभी का अपना अपना एक मूल संस्थापकों का चरित्र रहा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत जो पहला प्रहार भारत की राजनीतिक चेतना एकता पर लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन करके किया गया था, उसके विरोध में जो बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, उसके प्रणेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। क्लियर है? और आनंद मोहन बोस के बारे में बात करूं, आनंद मोहन बोस नोन एज ए फर्स्ट इंडियन रैंगलर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1874, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय रैंगलर के रूप में प्रसिद्ध थे आनंद मोहन बोस। अब प्रश्न ही बनता है साहब, ये रैंगलर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का रैंगलर किसे कहा जाता है? असल में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रैंगलर उस छात्र को कहा जाता था जो प्रथम श्रेणी के साथ साथ फर्स्ट डिग्री के साथ साथ प्रथम श्रेणी के सम्मान के साथ साथ जो गणितीय ट्राइपोस को विशेष कोर्स था कैम्ब्रिज के अंदर, कि तीसरे वर्ष को भी, थर्ड ईयर को पूरा कर ले, और ऐसा करने वाले फर्स्ट इंडियन जो स्टूडेंट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वो आनंद मोहन बोस थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में बात की जाए तो 1905 ईस्वी के बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता, स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्लियर है? आनंद मोहन बोस की बात की जाए तो असल में आपकी ख्याति थी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय रैंगलर, और ये इन्हें ख्याति किस वर्ष प्राप्त हुई? 1874 में। तो 26 जुलाई 1876 को 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिवनाथ शास्त्री, कृष्ण मोहन बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब यदि हम देखें कि उद्देश्य क्या था जो इंडियन एसोसिएशन था, इसका उद्देश्य था भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करके ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार की नीतियों के विरोध में एक राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना और विविध भारतीय जातियों और वर्गों का एकीकरण करना। आप समझना, इसको कनेक्ट करना कांग्रेस के साथ या ब्रिटिश हुकूमत के साथ, आप सारी बात को फिर बहुत अच्छे से समझोगे। तो उद्देश्य क्या था, आइएगा। स्थापना का उद्देश्य इंडियन एसोसिएशन का, EIC सरकार की शोषणकारी नीतियों के विरोध में एक शक्तिशाली भारतीय जनमत, शक्तिशाली भारतीय जनमत का निर्माण करना। आप समझते रहना बात को। दूसरा, विविध
जातियों एवं वर्गों, विविध जातियों एवं वर्गों को एकीकरण करना। आप सोचना, जब जातियों का एकीकरण हो जाएगा तभी तो एक शक्तिशाली भारतीय जनमत का निर्माण किया जा सकेगा। दोनों चीजें कितनी इंटरलिंक्ड हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बात समझ में आ रही है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, असंतुष्ट भारतीय वर्ग, असंतुष्ट भारतीय वर्गों किससे? एआईसी की नीतियों से। असंतुष्ट भारतीय वर्गों के समान राजनीतिक हितों, जो उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं और महत्वाकांक्षाओं की आवाज बनना, ये मूल उद्देश्य था सुरेंद्रनाथ बनर्जी का या उनकी इंडियन एसोसिएशन का। और इसके लिए उन्होंने पूरे भारत भर का दौरा किया था। अब इसी संदर्भ में मैं आपको एक बात और बतला दूं, फिर आप सारी बात को क्लब करते चले जाओगे, डॉट से डॉट को जोड़ते चले जाओगे। एक तरफ आपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, एक तरफ आपने यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, यहां पे लिख देता हूं मैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने संपूर्ण भारत का दौरा किया ताकि वो जनता की जमीनी हकीकत को समझ सकें, जनता के दुखों को, उनके असंतोष को, उनकी मांगों को। एक दूसरा, इस समय शिक्षित वर्ग में, क्योंकि चेतना का उदय इस समय जो अंग्रेजी शिक्षित बौद्धिक वर्ग था, भारत का मध्यम वर्गीय, उसी तक था, तो उसका एक बहुत बड़ा असंतोष था। शिक्षित भारतीय असंतुष्ट वर्ग का, शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग की एक पीड़ा थी इस समय। आईसीएस परीक्षा को लेकर, अब ये पीड़ा क्या थी आईसीएस परीक्षा को लेकर? पहली बात तो इसकी उम्र 21 साल से घटाकर 19 साल कर दी थी लॉर्ड लिटन ने 1876 में, 1876 में 21 से घटाकर 19 कर दी थी। दूसरी बात, परीक्षा का आयोजन स्थल कहां पर था? लंदन में था। तो पहली बार सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डिमांड करी, या इंडियन एसोसिएशन ने डिमांड करी, भारतीय सिविल सेवा में सुधार की पहली बार मांग। पक्की बात है, पूरा जो शिक्षित बौद्धिक वर्ग है वो किसकी तरफ प्रभावित होगा? साधारण सी बात है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की तरफ। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे जिन्होंने, आप एक एक चीज को फिर कह रहा हूं, देखते रहिएगा, आपको कांग्रेस के पीछे की अंग्रेजों की छटपटाहट साफ समझ में आएगी कि क्यों कांग्रेस की स्थापना आनन फानन में करनी पड़ी। वरना यार, आप थोड़ी सी भी अपन बुद्धि रखते हैं
क्या अंग्रेज भारतीयों का हित करने की दिशा में काम करेंगे? भारतीयों के हित को साधने के लिए एक अंग्रेज एओ ह्यूम सामने आएगा? रबिश, मैं मान ही नहीं सकता हूं। फिर भी जो मैं कहने जा रहा हूं आपको मेरी बात बहुत स्पष्ट समझ में आएगी। क्लियर है? तो इन सारी बातों के साथ साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जो पहली बार जब पीड़ा हुई 1876 का जब दौर था, पूरा दक्षिण भारत भयंकर अकाल की चपेट में था, इसी समय महारानी विक्टोरिया ने भारतीय साम्राज्ञी की उपाधि केसर ए हिंद स्वीकार करी और उसकी खुशी के उपलक्ष्य में जश्न में 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन ने किया और इसके लिए तमाम भारत के राजे रजवाड़े इकट्ठे हुए। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीय नवयुगों का आह्वान किया था इस दौर में कि एक स्वेच्छाचारी शासन की प्रशंसा के लिए संपूर्ण भारत भर के राजे महाराजाओं को आप इकट्ठा कर सकते हो, तो हम न्यायपूर्ण तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए हम संगठित क्यों नहीं हो सकते हैं? अब आप सोचिए, ये स्वर, ये कदम, ये उठाए गए स्टेप्स, ये तमाम गतिविधियां क्या अंग्रेजों को पसंद आएगी? भाई आप सोच कर देखिएगा। अंग्रेज तो खुद ही चाहते थे कि हम एक ऐसा वर्ग तैयार करें जो रंग रूप से भारतीय हो, लेकिन उनके सोचने समझने का तरीका, उनकी जीवन पद्धति, उनकी जीवन शैली शुद्ध भारतीय हो, शुद्ध यूरोपियन हो, वेस्टर्न हो, वो रहे भारतीयों के बीच में, उनकी जीवन पद्धति भारतीयों जैसी हो, लेकिन वो सोचे हमारे दृष्टिकोण से कार्य करें हमारे लिए। इसके लिए उनको एक शिक्षित बौद्धिक वर्ग की आवश्यकता थी। वो आफ्टर 1857 रिवोल्ट, जब बेंजामिन डिसरेली ने इस बात को कहा, या ब्रेटल फायर की जो टिप्पणी थी कि ब्रितानी शासन कटा रहा भारतीय जनता की जड़ों से, उस असंतोष को नहीं पहचान पाया, इसीलिए यह विद्रोह हुआ। यदि भारतीयों को प्रशासन में, राजनीति में महत्वपूर्ण पदों पर स्थान दे दिया होता समय रहते, तो इस तरह के विद्रोह का सामना ब्रिटेन को नहीं करना पड़ता। फिर आगे चेताते हुए बेंजामिन डिसरेली ने तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुत साफ सख्त लहजे में संदेश दिया था कि यदि हम अभी भी नहीं सुधरे, नहीं चेते, तो भारतीय रंगमंच पर इस प्रकार के चरित्र पात्र, विद्रोही पात्र से फिर अंग्रेजों का सामना होगा, निश्चित तौर पर होगा। ब्रिटिश छात्रों को 1857 के पाठ पढ़ाने चाहिए, उसमें बहुत से संदेश निहित हैं। ये बेंजामिन डिसरेली का कथन है। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी की ये गतिविधियां, इंडियन एसोसिएशन का ये इनिशिएटिव, इसने अंग्रेजों के कान खड़े कर दिए कि कहीं ये व्यक्ति लामबंद ना कर दे भारतीयों को, भारतीयों के द्वारा भारतीयों के हित के लिए कहीं संगठित ना हो जाए। तो जब पहला अधिवेशन हुआ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर 1883 को नेशनल कॉन्फ्रेंस या राष्ट्रीय सम्मेलन के नाम पर अल्बर्ट हॉल कलकत्ता में, कहते हैं कि 10,000 के आसपास संपूर्ण भारत भर के प्रतिनिधियों को यहां निमंत्रण दिया गया था। एक कोष स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो इस संस्था की बढ़ती हुई लोकप्रियता और इसका जो भी खुफिया रिपोर्ट्स होंगी उस जमाने में ब्रिटिश शासन की, जब वो सामने आ रही थी, उसके बाद इनके कान खड़े हुए ब्रितानी हुकूमत के। और फिर जब द्वितीय सम्मेलन चल रहा था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का 1885 में दिसंबर में, ठीक उसी टाइम पर एओ ह्यूम को एक्टिवेट किया गया संपूर्ण ब्रिटिश मशीनरी के द्वारा। आनन फानन में पूरी ब्रिटिश मशीनरी एक्टिवेट हुई और इटावा का जो कलेक्टर था 1857 में, उसको आगे किया गया। उसको भारतीय जो बौद्धिक वर्ग था, नवयुवक थे, पढ़े लिखे, उनके बीच में भेजा गया। क्योंकि उस समय अंग्रेजों के निकट रहने की चाहत बहुत बड़ी थी कुछ पढ़े लिखे भारतीय स्वार्थी बुद्धिजीवी वर्ग में। जब
इससे डरकर, इस इंडियन एसोसिएशन की गतिविधियों और मिलने वाले परिणामों, इनकी गतिविधियों से डरकर के, या भविष्योन्मुखी परिणामों से डरकर, आशंकित होकर जब अंग्रेजों ने एक कदम उठाए, तो ठीक उसी टाइम पर जब इंडियन एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन, नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरा दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हो रहा था, उसी टाइम पर बॉम्बे में, याद रखिएगा इस बात को, कि बॉम्बे में इनका कांग्रेस का प्रथम सेम डे पर, मतलब इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, कांग्रेस का भी अधिवेशन हुआ। इसीलिए ये लोग इस सम्मेलन में भाग नहीं ले पाए थे, इंडियन एसोसिएशन के सदस्य कांग्रेस के अंदर। तो ये कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो थ्योरी दी जाती है, सेफ्टी वॉल की थ्योरी, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। और फिर इस तरह की चीजें सामने आई बाद में। मैं निश्चित, तो मेरा मन कहता है कि ब्रिटिश मशीनरी ने पूरी तौर पर लालच, जो कुछ भी चीजें रही होंगी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, कृष्ण मोहन बनर्जी, इन सबको देकर और फिर इसका मर्ज किया गया इस संस्था का कांग्रेस में। आप समझ सकते हैं कांग्रेस की स्थापना के पीछे का सच असल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी नामक व्यक्ति था, उनका इंडियन एसोसिएशन था, जिसने जिस प्रकार से संपूर्ण शिक्षित भारतीय वर्ग को लामबंद किया। आईसीएस भर्ती परीक्षा की जो उम्र लॉर्ड लिटन ने 1876 में 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, उसके विरोध में आईसीएस भर्ती परीक्षा में सुधार की मांग को लेकर पहली बार जो जन आंदोलन किया गया, जो भारतीय जानपथ सेवा आंदोलन के नाम से पहचाना गया सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, इंडियन एसोसिएशन के द्वारा, उससे सरकार की चूलें हिल गई थी। उनको लगा कि हमें भी इस प्रकार की संस्था बनानी चाहिए जो ऊपरी तौर पर भारतीयों की लगे, भारतीय लगे, लेकिन काम हमारे हितों के लिए करे। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। आज के इस सेशन में, इस सत्र में सिर्फ और सिर्फ इंडियन एसोसिएशन पे चर्चा कर पाऊंगा। तो आप सुरेंद्रनाथ बनर्जी की यहाँ पर इस बात को समझ सकते हैं, क्लियर है? ये सारी की सारी उस जमाने की स्थितियां थी। अब हम देखते हैं कि इंडियन एसोसिएशन की प्रमुख गतिविधियां क्या क्या रही। इंडियन एसोसिएशन की गतिविधियां, और आप देखना ये गतिविधियां कितनी विस्फोटक थी। अंग्रेजों को डराने वाली थी। अंग्रेजी साम्राज्य के का जो अस्तित्व का जो वैचारिक आधार था वो कोलैप्स हो जाता। इनका जो एक प्रमुख सदस्य है इंडियन एसोसिएशन का, उनका नाम है शिवनाथ शास्त्री। अब आप देखिएगा इस व्यक्ति को, शिवनाथ शास्त्री को, शिवनाथ शास्त्री ने नवयुवकों को सरकारी सेवा त्यागने, नवयुवकों को सरकारी सेवा त्यागने एवं भविष्य में सरकारी सेवा का बहिष्कार एवं भविष्य में सरकारी सेवा का बहिष्कार करने की शपथ दिलाई। कौन से वर्ष? 1876। आप समझ सकते हैं कि ब्रिटानी हुकूमत को पसंद आएगी ये बात। दूसरी चीज को देखिएगा, जो इंडियन एसोसिएशन है, ये संस्था सिविल सेवा में सुधार की मांग करने वाली पहली राजनीतिक संस्था थी। याद रखना,
यह संस्था पहली भारतीय राजनीतिक संस्था थी। भैया यदि आईसीएस का ढांचा चरमरा गया, ब्रिटानी हुकूमत क्या करेगी? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके दो ही तो पिलर हैं। वन इज आईसीएस विच वॉज गवर्न बाय द एडुकेटेड इंडियंस एंड अनदर वन इंडियन आर्मी। इसका 90% हिस्सा भारतीय सिपाहियों से निर्मित था। तो ये सुधार की मांग की जरूरत क्यों पड़ी, इसको पुनः अब आप लोग देखिएगा। सुधार की मांग की जरूरत इसलिए पड़ी माय डियर, क्योंकि 1876 में गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने आईसीएस परीक्षा की आयु को 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। अब आप सोचिएगा कि इस उम्र का बच्चा लंदन, उस जमाने में लंदन में रहकर परीक्षा देगा। 19 साल का भारतीय बच्चा, विदेशी भाषाओं में आपको पारंगत होना है। तो असल में ये जो आंदोलन चलाया गया, जो सुधार की मांग के लिए जो आंदोलन इंडियन एसोसिएशन के द्वारा चलाया गया था, ये आंदोलन था भारतीय जानपद सेवा आंदोलन जो चलाया गया, असल में सिविल सेवा में सुधार की मांग को लेकर इंडियन एसोसिएशन के द्वारा। क्योंकि उम्र घटाने से इस उम्र के भारतीय बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं था। इस मांग में के लिए भारतीय समर्थन जुटाने के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारत के विभिन्न हिस्से में स्वयं गए। 1877 और 1878 में 1877-78 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्वयं ने देश के विभिन्न दौरों का हिस्सा किया, भारतीय स्तर पर लोकप्रियता हासिल करी। अब आप सोचिए, जो आईबी, जो इंडियन जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो की जो रिपोर्ट्स होंगी, जो खुफिया संस्था की जो रिपोर्ट होंगी ब्रिटिश सरकार को, वो दी गई होगी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है। उसकी काट करने के लिए तो गोली मारो, या इसके पैरेलल एक मुद्दा खड़ा कर दो, एक संस्था खड़ा कर दो इसमें इनके अपने लोग हों। यही तो वजह है कि कांग्रेस के शुरुआती दौर में अधिकांश अध्यक्ष ब्रिटिशर्स थे। वेडनबर्न, जॉर्ज ह्यूल, कितना नाम अपन गिनाए। और जब ये 1877-78 में जब भारत भर में दौरा किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीय जानपद सेवा आंदोलन की भूमिका तैयार करने के लिए, और जो जन समर्थन मिला उसके आधार पर इंडियन एसोसिएशन ने एक ज्ञापन, एक आवेदन पत्र, मांग पत्र तैयार किया और बंगाल के प्रसिद्ध बैरिस्टर लाल मोहन घोष को ज्ञापन देकर लंदन भेजा गया था, ताकि वहां की जो होम गवर्नमेंट है उसके कान में जू रहेंगे। तो भारतीय जानपद सेवा आंदोलन, इस आंदोलन के लिए याद रखना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भूमिका तैयार करने हेतु भूमिका तैयार करने हेतु 1877-78 में भारत भर का दौरा किया। क्लियर? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, आगे देखिएगा, एवं प्राप्त जन समर्थन के आधार पर इंडियन एसोसिएशन द्वारा तैयार एक मांग पत्र रूपी ज्ञापन
मांग पत्र रूपी ज्ञापन को लेकर, याद रखना बहुत बड़ा नाम मैं ले रहा हूं, बंगाल के बैरिस्टर लाल मोहन घोष को, बैरिस्टर लाल मोहन घोष को इंग्लैंड भेजा। यद्यपि इस इंग्लैंड की यात्रा से हासिल कुछ नहीं हुआ होगा इंडियन एसोसिएशन को, लेकिन कान खड़े हो गए होंगे संपूर्ण ब्रिटिश हुकूमत के कि ये लोग यदि इस हद तक जा सकते हैं तो फिर आगे क्या क्या कर सकते हैं। और यही वजह थी कि जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ी इंडियन एसोसिएशन की, तो इंडियन लीग का विलय, इंडियन लीग याद करिए 1875, अभी तो पढ़ा, शिशिर कुमार घोष वाली, लीग का, संपूर्ण इंडियन लीग का विलय। क्योंकि इंडियन लीग क्यों अस्तित्व में आई थी कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन असल में उदार रुख रखे हुए ईआईसी के प्रति, तो जब लड़ते हुए इंडियन लीग ने जब देखा ब्रिटानी हुकूमत से लड़ते हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता वाली क्या कहते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को, तो संपूर्ण इंडियन लीग का विलय इंडियन एसोसिएशन में हो गया। इंडियन एसोसिएशन में हो गया। तो यदि मैं इसको ग्राफ चार्ट के द्वारा समझाना चाहूं तो क्या मतलब है, देखिएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के विरोध में इंडियन लीग अस्तित्व में आई। इसके विरोध में क्यों? क्योंकि इस सरकार का, इस संस्था का, ईआईसी का ये समर्थन करती थी। तो इंडियन लीग अस्तित्व में आई 1875 में। शिशिर कुमार घोष की अध्यक्षता में। जब इस संस्था ने देखा कि भाई ईआईसी के साथ लड़ने वाली टक्कर लड़ाका संस्था तो असल में अब अस्तित्व में आई है, कौन सी? इंडियन एसोसिएशन 1876। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो असल में मतलब क्या कहना चाहिए इस चीज को कि सहमति से इंडियन लीग को मर्ज कर दिया गया इंडियन एसोसिएशन के साथ। और अंग्रेजों ने आगे जाकर बड़ी चालाकी से जब इंडियन एसोसिएशन को देखा तो इसका मर्ज कर दिया गया 1886 में इसके साथ, कांग्रेस के साथ। तो एक तरह से एक स्वतंत्र राजनीतिक संस्था के रूप में इंडियन एसोसिएशन फिर समाप्त हो गई। निश्चित तौर पर यदि इंडियन एसोसिएशन अपना अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख पाने में सफल हो जाती तो यकीन मानकर चलिएगा संभवतः कांग्रेस ज्यादा पारदर्शी होती, ज्यादा राष्ट्रवादी होती, ज्यादा लड़ते हुए नजर आती अंग्रेजों के साथ। लेकिन चूंकि ये ब्रिटिश हुकूमत की ये चाल थी, इसका अच्छा बनो इसको लड़ाओ, इसका अच्छा बनो इसको बुरा बनाओ, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो कुल मिलाकर ये चीजें हमारे सामने हमें देखने को मिल रही हैं। और इसीलिए आपको एक चीज और मैं बतला दूं कि इंडियन एसोसिएशन की ताकत इतनी ज्यादा थी, उसकी वजह ये उसके रूप में क्या तथ्य निकल कर आता है, कांग्रेस की स्थापना से पहले
ये राजनीतिक महत्व है इंडियन एसोसिएशन का। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की एकमात्र अखिल भारतीय स्तर की एकमात्र राजनीतिक संस्था यदि कोई थी तो वो थी इंडियन एसोसिएशन। साला सरकार ने इसी की बत्ती लगा दी, जा मिलाया कांग्रेस में कि बाबू तुम का है अलग अलग लड़ रहे हो, हमारे साथ आओ ना, मिलकर थोड़ा सा आई लव यू करते हैं। ये पूरा एग्जिस्टेंस ही समाप्त कर दिया। इतने इतने दूरदर्शी थे, चालाक लोग थे। ये खोपड़ी गोरी खोपड़ी बड़ी खतरनाक थी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बहुत अच्छे से पंजाब, यूपी, उस जमाने में यूनियन प्रोविंस, संयुक्त प्रांत कहते थे उत्तर प्रदेश को, मद्रास, इनकी पर्याप्त यात्रा 1877-78 में की थी। आई थिंक यहां तक की बात आपको समझ में आ चुका है बहुत अच्छे से। और अब हमें ये देखना है कि इसके जो सम्मेलनों का आयोजन हुआ, ये 2 सम्मेलन हुए थे, एक बार उन्हें भी देख लीजिए। यहां तक का आपने अच्छे से समझ लिया है जी। इंडियन एसोसिएशन के सम्मेलन इंडियन एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन, याद रखना इंडियन एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन संख्या में कुल 2 हुए हैं। क्लियर? और इन वार्षिक सम्मेलनों का नाम क्या मिलता है हमें, यह भी याद रखिएगा। इन्हें बोला गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी कि राष्ट्रीय सम्मेलन। नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 हुए हैं, राष्ट्रीय सम्मेलन ये। और अच्छा एक बात और देखिएगा, आप क्या 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 फर्क पड़ा। ये सम्मेलन हमेशा वर्ष के अंत में दिसंबर में आयोजित होते हैं। कांग्रेस ने सीधा इसके पूरे संगठन को, इसकी कार्य पद्धति को अपनाया। कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन भी दिसंबर में अलग अलग शहरों में होता था, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यही प्रस्ताव दिया था अपने भारत दौरे के पश्चात कि हमें हर प्रमुख शहरों में, हर राज्य की अपनी राजधानी नगर के अंदर जाकर हमें इंडियन एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलनों का आयोजन करना चाहिए, ताकि हम अपने कार्य प्रणाली को, निर्णयों को जनता के अंतिम छोर तक पहुंचा सकें और उनकी बात को ले सकें, उनसे अवगत हो सकें। तो इनका जो उद्देश्य था वो था राष्ट्रीय जनमत को तैयार करना एवं भारत भर के समस्त राष्ट्रवादियों को एक राष्ट्रीय मंच प्रस्तुत करना, ये उद्देश्य था इस इंडियन एसोसिएशन के राष्ट्रीय सम्मेलन का। तो जो प्रथम अधिवेशन इनका हुआ वो आनंद मोहन बोस, द फर्स्ट इंडियन रैंगलर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो इनका जो प्रथम अधिवेशन हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस या राष्ट्रीय सम्मेलन प्रथम, वो हुआ 28 से लेकर 30 दिसंबर 1883 को। कहां पर हुआ? अल्बर्ट हॉल, कलकत्ता में। और आयोजनकर्ता कौन थे? इंपॉर्टेंट ये है, तो याद रखिएगा इस चीज को। इसके आयोजनकर्ता थे आनंद मोहन
बोस। और आप लोग इस बात को बेहतर जानते हैं कि आनंद मोहन बोस की जो ख्याति थी वो क्या थी? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय रैंगलर, प्रथम विश्वविद्यालय का मतलब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का फर्स्ट इंडियन रैंगलर इन्होंने आयोजन किया, आनंद। अब सबसे बड़ी बात क्या थी कि 3 दिन का ये राष्ट्रीय सम्मेलन था, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और 30 दिसंबर, और तीनों दिन के लिए अलग अलग अध्यक्ष नियुक्त हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस या राष्ट्रीय सम्मेलन जो इंडियन एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन था, रामतनु लाहिड़ी तो प्रथम दिन के लिए अध्यक्ष थे। क्लियर? और सबसे अच्छी बात क्या थी यहां पर कि 3 अध्यक्ष यहां निर्वाचित हुए। प्रथम दिवस के जो अध्यक्ष थे वो थे रामतनु लाहिड़ी। दूसरे दिन के जो अध्यक्ष थे वो थे काली मोहन दास। और तीसरे दिन के जो प्रमुख अध्यक्ष थे तीसरे दिन के वो थे आनंदी चरण खास्तगीर। और आप सोचिएगा क्या इंपैक्ट रहा होगा इस सम्मेलन का। W.S. ब्लंट नामक एक ब्रिटिश विद्वान ने इस सम्मेलन में भाग लिया, W.S. ब्लंट, और वो कहता है कि इट्स वेरी इंपैक्टफुल कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रीय संसद की स्थापना की दिशा में पहला कदम बताया था W.S. ब्लंट ने इस सम्मेलन को। नेपाल के राजदूत सर हेनरी कॉटन, जिन्होंने इल्बर्ट बिल को लेकर एक शानदार कथन कहा था कि इल्बर्ट बिल के समर्थन से वो प्रभाव नहीं हुआ जो इल्बर्ट बिल के विरोध में जो यूरोपियों ने जो श्वेत विद्रोह किया था, उससे जो विद्रोह हुआ, उससे जो भारतीय जनमानस से प्रभाव पड़ा वो ज्यादा असरदायी था समर्थन के बजाय। सर हेनरी कॉटन, अफगानिस्तान का आमिर अली यहां क्या कहते हैं उपस्थित हुआ, और यह सम्मेलन भारत भर के तमाम राष्ट्रनेताओं को एक मंच पर लाने में सफल रहा। यहां कान खड़े हुए थे बाबू अंग्रेजों के। तो दूसरे दिन द्वितीय दिवस, एवं तृतीय दिवस, क्योंकि 3 अलग अलग दिन रहा तो 3 अलग अलग दिन 3 अलग अलग अध्यक्ष रहे। काली मोहन दास दूसरे दिन, अध्यक्ष रहे, एवं आनंदी चरण खोस्तगीर या खास्तगीर तीसरे दिन के अध्यक्ष रहे। क्लियर है? समझ में आ चुकी बात आपको? इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख प्रतिनिधियों में याद रखना नेपाल का राजदूत, और मुझे लगता है कि ये भेजे गए होंगे अंग्रेजों के द्वारा कि जस्ट युवेंट जाइए और जाकर देखिए कि क्या इंपैक्ट है, क्या कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि अंग्रेजों ने आज तक किया यही तो किया है, दूसरे की मेहनत ऊपर ब्रांडिंग अपनी। नेपाल का राजदूत यहां उपस्थित हुआ सर हेनरी कॉटन। अफगानिस्तान का
आमिर अली, WS ब्लंट। और WS ब्लंट ने तो निश्चित तौर पर कहा राष्ट्रीय संसद की दिशा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन को पहला कदम बतलाया। ये शानदार इनकी उपस्थिति, गरिमा में उपस्थिति। और निर्णय क्या क्या लिए गए? इल्बर्ट बिल पर जो समझौता हुआ 1884 वाला, उस पर खेद प्रकट किया गया। आर्म्स एक्ट को रद्द कीजिए, भारत में प्रतिनिधि विधानसभाओं की स्थापना करिए, ICS भर्ती परीक्षा को भारत में आयोजित करवाइए, इसकी न्यूनतम आयु दोबारा 21 वर्ष कीजिएगा। तो प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में जो लिए गए निर्णय, आर्म्स एक्ट को रद्द कीजिए, इल्बर्ट बिल पर समझौते को गलत बतलाया कि समझौता नहीं होना चाहिए था, अर्थात भारतीय ज्यूरी को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार मिलना चाहिए था। इसके अलावा प्रतिनिधि विधानसभाओं की स्थापना की जाए। इसके अलावा ICS परीक्षा का आयोजन भारत में किया जाए। यद्यपि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने भी ICS भर्ती परीक्षा का आयोजन भारत में करवाने को लेकर मांगे रखी थी। एवं इसके अलावा ICS परीक्षा की आयु की उम्र पुनः बढ़ाकर 21 वर्ष, कुछ पुस्तकें 22 वर्ष बोलती है, कर दी जाए। जो 19 वर्ष कर दी गई थी वो बढ़ाकर पुनः उसको बढ़ा दी जाए। क्लियर? ये प्रथम सम्मेलन की प्रमुख गतिविधियां थी। मेरे लिहाज से जितना विस्तार से मैंने इंडियन एसोसिएशन पर चर्चा करी, आपको एक एक बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा द्वितीय अधिवेशन। इसी इंडियन एसोसिएशन का यह पुनः दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ, लेकिन ये इतना चमकदार नहीं हो पाया क्योंकि अंग्रेजों ने चाल चलते हुए, प्रथम सम्मेलन से सबक लेते हुए आनन फानन में अपनी सारी मशीनरी को एक्टिवेट किया एवं ह्यूम के माध्यम से भारतीय लोकमत को प्रभावित किया, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं को अपने खेमे में लिया। क्योंकि सत्ता जिसके पास थी उसके पास लालच देने के लिए बहुत कुछ था, उसके पास चमक दमक थी, वैभव था, ग्लोरी था। तो सभी राष्ट्रवादियों का जमावड़ा ठीक इसी टाइम पर जब कलकत्ता में दिसंबर 1885 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा आयोजन हो रहा था, तब गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में वो ह्यूम के एलन ऑक्टेन ह्यूम के आह्वान पर 72 भारत के चुने हुए प्रतिनिधि, जिन्हें बहादुर 72 भी कहा गया है, उनका जमावड़ा हुआ और कांग्रेस की स्थापना हुई। हालांकि दबी जुबान में यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर एवो ह्यूम ने कहा था कि यू इंडियंस जिनकी औकात महारानी विक्टोरिया के जूते के फीते के बांधने लायक नहीं है, आप हमारे सामने बैठे हो, रानी विक्टोरिया की जेल लगाइए।
हालांकि आप जानते हो कि नेहरूवियन युग में जब पुस्तकें लिखी गई ऐसी बातें नहीं बताई जाएंगी, लेकिन अब चूंकि बीइंग हिस्ट्री टीचर आप जितना रिसर्च करते हो, जितना पढ़ते हो, तो कई सारी चीज़ें जो लेफ्ट विचारधारा की जो पुस्तकें भैया उनके बाहर भी अखबारात में कई प्रकार के डायरीज में, संस्मरण में, पत्रकारों के उनमें दिए हुए हैं। खैर कोई बात नहीं। तो ये टोटल आप लोगों का यहाँ तक का होता है। बाद में जो मैंने अभी इसी सत्र में पहले इसी सेशन में पहले कहा कि बाद में फिर इंडियन एसोसिएशन का विलय, ये इतना प्रभावी नहीं रहा, कारण कि यहीं से क्रियाएं चालू हो गई। कालांतर में इंडियन एसोसिएशन का अठारह में, याद रखना, कांग्रेस में विलय कर दिया गया। कांग्रेस में विलय हो गया तो फिर इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। रही बात राष्ट्रीय जन जागरण में क्या योगदान रहा इसका, इंडियन एसोसिएशन का, तो आप समझ सकते हैं मैंने काफी विशद चर्चा कर ली। कांग्रेस से पहले भारतीय जनमानस की राष्ट्रीय चेतना का प्रस्फुटन असल में इसी संस्था के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था। इसी बीच एक घटना घटती है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक पत्रिका प्रकाशित का संपादन किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपनी संपादित पत्रिका बंगाली में 1883 में इल्बर्ट बिल के संबंध में, याद रखना, इल्बर्ट बिल के संबंध में जो मजिस्ट्रेट था न्यायाधीश मॉरिस के विरुद्ध एक लेख लिखा। सरकार ताक में बैठी हुई थी। परिणाम स्वरूप सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 2 माह का कारावास दे दिया गया। स्वाभाविक है, जब प्रमुख नेता जेल में जाएगा तो अन्य जो नेता तो सहम जाएंगे, और यहीं से तोड़फोड़ चालू हुई होगी इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस में मिलाने की। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सत्र में दी गई इंडियन एसोसिएशन से संबंधित जानकारी आपको परीक्षा उपयोगी, काफी लाभदायक लगी होगी। अगले सत्र का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।